नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज जिस बेहतरीन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो आपका रहने वाला है। जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे बड़े जो एग्जाम है, बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट में 3 स्ट्रीम थे, तीनों के लिए, और पशुधन सहायक 2022। इन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अब अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिलअप करवाया जाएगा ऑनलाइन। और इसकी क्या क्या प्रोसेस रहेगी, ऑनलाइन किस प्रकार से भरना है, कौन कौन सी गलती आपको वहां पर नहीं करनी है, और ऑनलाइन डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, और इस दस्तावेज वाले जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है इसको फिलअप करने के बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका विभाग होगा उस विभाग में आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो उसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और इन सब बातों के बीच में अगर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट फिलअप किया है उसमें कोई भी एरर हो गई हो, या फिर आपके जितने भी कागज है उस कागज में किसी भी प्रकार से नाम, या फिर आपने जब फॉर्म को फिलअप किया, सबमिट किया, उस समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, या फिर आपके पास में अभी वर्तमान में जो योग्यता उन्होंने मांगी है वो योग्यता अगर आपके पास में है या नहीं है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है नहीं, तो इसके लिए आपको एफिडेविट या शपथ पत्र है वो किस प्रकार से बनवाना है, कौन कौन सी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये कंप्लीट चर्चा है, वो चर्चा आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र और आपके साथ चर्चा कर रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो निसंदेह थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, एक वैलिड इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए वर्थफुल रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो आपका डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन आपसे मांगा जाएगा उसको किस प्रकार से फिलअप करना है। आपके कोई सा भी एग्जाम हो, जिस प्रकार से अभी ग्राम सेवक का एग्जाम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उनके लिए सिमिलर आगे भी प्रोसेस यही रहेगी, ये प्रक्रिया आपके पास में रहने वाली है। इस प्रक्रिया को किस प्रकार से फॉलो करना है, तो देखिएगा, आपका जो एसएसओ आईडी है उस एसएसओ आईडी के अंदर माय रिक्रूटमेंट पोर्टल आप खोलोगे तो उसमें एकदम एंड के अंदर जाके एक ऑप्शन आता है डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म। आप जैसे ही उसको ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद में आपके पास में अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आता है, उसमें अप्लाई कीजिएगा। अब देखिएगा, ये जो आपका डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप पूरा पूरा फिलअप कर सकते हो। हालांकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले जो है वो थोड़े से टेक्निकल एडवांस है, एक्सपर्ट है, वो इस चीज को समझते हैं। बाकी जितने भी हमारे भोले भाले बच्चे हैं, लैब असिस्टेंट वाले या फिर हमारे जो पशुधन सहायक वाले, अगर वो थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में कम जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर है, या फिर जितने भी दस्तावेज मांगे हैं वो उनका फिक्स एक क्या रखा है, इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, उनकी साइज रखी है कि 100 केबी के अंडर है वो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखिएगा, आपको सिंपल सा प्रोसेस में बता देता हूं। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो लीजिएगा। फोटो लेने के बाद में आप क्या कीजिएगा, उसका पेंट के माध्यम से उसकी साइज रिड्यूस करके फिर आप उसका डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ है पीडीएफ क्रिएट कर लीजिएगा। निसंदेह आपकी जो साइज है वो जो मांगी है उसे क्राइटेरिया के अंदर उसकी साइज आ जाएगी। चलिए, बाकी आप फॉर्म है, फॉर्म को सिस्टमेटिकली पूरा फिलअप कीजिएगा। पूरा फिलअप करने के बाद में आपको इस फॉर्म है, इस फॉर्म का क्या लेना है, प्रिंट आउट लेना है। ये प्रिंट आउट आप लेने के बाद में इसमें देखिएगा, आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट भी ऑनलाइन मोड पर रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपका नेट है स्लो है तो आप ज्यादा होशियारी मत कीजिएगा। ई मित्र वालों से आप फिलअप करवा लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट में अगर अटक गया या पेमेंट आपका बीच में पेंडिंग रह गया तो थोड़ी सी आपकी दिक्कत है, वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यवस्थित इंटरनेट है वो आपका यहाँ पर
होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में फिलअप कीजिएगा। बाकी एक बार आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको और पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैंने सारी चीजें बता दी है किस प्रकार से फिलअप करना है। चलिए, ये अगर आपका फिलअप हो जाए तो इसमें कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होती है उसके बारे में समझिएगा। देखिएगा, जिस विभाग में आपको बुलाया जाएगा उस विभाग के अंदर ये डॉक्यूमेंट है, स्क्रूटनी फॉर्म में इसका प्रिंट आउट लेके, और कौन कौन से इसके साथ में आपको कागज है वो कागज चाहिए उसकी एक लिस्ट है जो मेरे पास ग्राम सेवक की है। हालांकि नॉर्मली जितने भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें लगभग जो आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो सिमिलर ही रहेगा। जैसे कि देखिएगा, आपकी दो दो प्रतिलिपि मांगेगा, सभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए ये बात सेम रहेगी। फोटोकॉपी मांगी है और उसमें भी आपको क्या है, सेल्फ अटेस्टेड करके ये आपको लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है 10th का जो मार्कशीट है और एक सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। 12th है उसकी अंक तालिका और सर्टिफिकेट लेके जाना है। ग्रेजुएशन देखिएगा, यहाँ पर जिसके लिए जो ग्रेजुएशन मांगा है या 12th में जो सब्जेक्ट मांगा है वो देख लीजिएगा। जैसे कि आपके लैब असिस्टेंट में ज्योग्राफी वाला है, उनके लिए ज्योग्राफी होना जरूरी था। होम साइंस वालों के लिए होम साइंस, और कंप्यूटर के लिए जो भी योग्यता मांगी है वो योग्यता आपके पास में होनी चाहिए, चाहे बीटेक हो, एमसी हो, एमएससी हो या एमटेक हो, जो भी आपने कर रखा है। जो भी आपसे फॉर्म के दौरान जो क्वालिफिकेशन मांगी उस क्वालिफिकेशन की आपको डिग्री वगैरह अपलोड करनी। अन्य शैक्षणिक योग्यता जो भी आपके है, जैसे कि आपने पीजी कर रखा हो, RSCIT का जो डिप्लोमा है वो आप लगा सकते हो अगर जरूरी है तो। मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ग्राम सेवक में भी देखने को मिली है, पटवारी वाला था उसमें भी इन डॉक्यूमेंट में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो देखिएगा, ये जो आपके दोनों डॉक्यूमेंट है वो आपके जब आपने फॉर्म के लिए आवेदन किया था उस आवेदन से पहले के होने चाहिए। कब के होने चाहिए भाई? जब आपने अप्लाई किया था उस अप्लाई करने से पहले के ये डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की डेट होनी चाहिए। इसमें भी देखिएगा, आपके जितने भी SC और ST वाले हैं इनके लिए, और आपके TSP एरिया वाले हैं उनके लिए तो ये आजीवन चलता रहता है, जब का भी है वो चल जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो या मूल निवास प्रमाण पत्र हो ये आपका वैलिड रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो OBC वालों की दिक्कत है। ठीक है, OBC वालों के लिए ये है कि एक टाइम पीरियड रहता है कि भाई आपको हर साल या 3 सालों से जो भी क्राइटेरिया रखा है वो आपको बनाना होता है। तो अगर आपके पास में एग्जाम से पहले का कितना भी पुराना हो तो एक तो वो लगा दीजिएगा, और इसके साथ आपको साथ जो लेके जाना है वो नया वाला भी लेके जाना है। ध्यान रखिएगा, दोनों की केस में अगर आप न्यू यानी आवेदन के बाद का लेके जाते हो तो वो आपको प्रोविजनल है, प्रोविजनल में आपको डाल देंगे। और प्रोविजनल का मतलब आप समझते ही हो कि आपका जो रिजल्ट है, अंतिम जो परिणाम घोषित किया जाएगा, हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए, हो सकता है आपको रख भी लिया जाए, इंक्लूड किया जाए, फिर आपका एक हाईकोर्ट वाला एक्स्ट्रा एडिशनल जो चक्कर है वो पड़ सकता है। हो सकता है ज्यादातर तो यही केस होता है कि अधीनस्थ बोर्ड है वो आपके अगर किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता और ये कैटेगरी वाला बेनिफिट अगर आपको नहीं हो तो सीधा सीधा बाय डिफॉल्ट आपको जनरल कैंडिडेट काउंट करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। ठीक है, बाकी ओबीसी को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनके जो कट ऑफ है काफी डाउन रहती है। तो अगर आपको जनरल कैंडिडेट काउंट करते हैं तो आपका सिलेक्शन है उसकी दौड़ से बाहर निकल सकते हो। अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र। देखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र का ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो मांगते हैं, एक बार ही वैलिड रहता है। तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा आपका जहां से भी आपने, जैसे कि ग्रेजुएशन जिसने बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, बाहर से की है, आउट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी से किसी ने की है तो लाना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, 12th है, 10th है, जहां से भी आपने की है वहां का भी आप लगा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अदरवाइज आप किसी भी दो आपके गेजेटेड ऑफिसर है उनका भी आप लगा के काम चला सकते हो। पहचान पत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र में देखिएगा, ये खास बात ध्यान रखिएगा, आय प्रमाण पत्र के अंदर ओबीसी के लिए जरूरी है या फिर आपने 2.5 लाख से कम आपने आय फिलअप की है फॉर्म में तो आप लगा दीजिएगा। विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधित घोषणा पत्र भी आपको लगाना है। विवाह प्रमाण पत्र संतान संबंधित घोषणा पत्र है, अगर आप विवाहित हो तो आपको लगाना है। ये आपका दस्तावेज विधवा वाला भी लगाना है। पुनर्विवाह नहीं करने से संबंधित आपको शपथ पत्र लगाना है। इसमें देखिएगा, एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप पहले से ही एक्स सर्विसमैन हो या फिर आपने पहले राज्य के किसी दूसरे विभाग में सर्विस की है तो आपको उस विभाग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो डेफिनेटली लेना होगा।
जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, उनकी एक डायरी होती है, उस डायरी में लिखा होता है कैरेक्टर, उस पॉइंट से ये मानते नहीं, आपको वाकई में वहां से जिस डिपार्टमेंट में आप थे वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना होगा। चलिए भाई, तो ये सारे सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, हालांकि ये तो आपके ग्राम सेवक के लिए लिस्ट थी, बाकी जनरली आपके जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का होगा उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। इसके अलावा बाकी जितने एग्जाम है उनके लिए भी आपको सेम जो प्रोसेस है, सेम जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे भाई। चलिए, अब इससे बड़ी बात यह है कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाए, होने के बाद में चाहे अभी आपके वीडियो वाले भी जो भी बच्चे हैं या फिर दूसरे एग्जाम है उनका भी आप डीवी करवाने वाले हो, उनको विशेष रूप से ये बात का ध्यान रखना है कि अभी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अब आप क्या कीजिएगा, जैसे ही आप वीडियो वाले जो बच्चे हैं उनका वेरिफिकेशन होने के बाद में, या फिर दूसरे जितने भी एग्जाम है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया हो, तो आप इसके लिए आप क्या है, ई मित्र पे जाके आवेदन कर दीजिएगा। इसमें लगभग 150 रुपए आसपास वो डिमांड करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी आपका थाना पास में लगता है वहां के ई मित्र वाले आपके लिए ऑनलाइन ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिल अप कर देंगे, और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर जाएगा, वहां से वेरीफाई होके वापस आपके पास आएगा, फिर सिग्नेचर वगैरह होगी। एक लंबी प्रोसेस है जिसमें 15 से 20 दिन का टाइम है, और टाइम इसमें लगता है, इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट है आप पहले से ही रेडी रखिएगा। बाकी कंप्यूटर टीचर है उनका तो आपका एक गुना ही रिजल्ट है, तो डेफिनेटली आप तो सारे सारे सेलेक्टेड हो, तो 100% आपको ये प्रोसेस करवाना है। बाकी ग्राम सेवक में या दूसरे एग्जाम में जो कट ऑफ के जस्ट नजदीक है वो थोड़ा सा लापरवाही बरते तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरा कहना ये रहेगा कि सभी के सभी स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है वो पुलिस वेरिफिकेशन है आज ही आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा ना, तो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम है, वो टाइम लगता है, और इस टाइम के बिना आपका बनेगा नहीं। जैसे ही आपका नियुक्ति है, नियुक्ति की डिमांड हो जाएगी, नियुक्ति जैसे ही आप लिस्ट निकलेगी, एक गुना का रिजल्ट जैसे ही निकलेगा, 100% इसके बिना आपका जो नियुक्ति है वो संभव नहीं होगी। तो इस प्रकार का फॉर्म है, फॉर्म जरूर रूप से आप भर दीजिएगा। चलिए, इन सब के बाद में एक बड़ी बात की चर्चा करते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब अपलोड कर दिया। अब देखिएगा, आपको इन सभी के सभी जो सेट है, 2 सेट बना के आपको इनको साथ लेके जाना, सेल्फ अटेस्टेड करते हुए। अब देखो, सपोज किसी के पास में अब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कमी हो, किसी भी दस्तावेज या कागज में कमी हो, या फिर बहुत बड़ा, मैंने कमेंट सेक्शन देखा है, काफी बच्चों का ये संदेह है कि किसी के नाम की स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में मिस्टेक है, या फिर कुछ लोग हैं जिनके फादर के नेम में एरर है या डेट ऑफ बर्थ में एरर है। तो ये सारी एरर अगर आपके पास में है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और क्या आपको इस सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर भगा दिया जाएगा, तो क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है उसके बारे में देखिएगा। यहाँ पर हरियाणा लिखा है तो हरियाणा नहीं, आपका राजस्थान का ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा भाई, तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिएगा ये जो लैंग्वेज जो होती है ना, इसकी शपथ पत्र की जो लैंग्वेज है वो आपका नोटरी वाला ऑलरेडी उनके पास में एक परफॉर्मर रहता है। तो इसके लिए आप चिंतित मत होइए, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कैसे उसकी लैंग्वेज हो क्या हो। आप तो बस नोटरी वाले को जाके बोल दीजिएगा, भाई साहब ये बात है, हमारा इसके अंदर सिलेक्शन हो रखा है और अब डीवी होने वाला है, तो इस प्रकार की कमी है, आप बता दो क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उनके पास में आप जैसे ना जाने कितने लोगों ने पहले ही एफिडेविट बनवा रखे हैं, तो उनके पास में पहले ही टाइप्ड रहता है, आपका बस वो नाम चेंज कर देगा कि भाई आपका नाम ये सतीश कुमार है, पिता का नाम ये है, और आप जयपुर जिले से बिलोंग करते हो, यहाँ के निवासी जो भी हो वो पूरा पूरा बना के आपको दे देंगे। अब इसमें देखिएगा, नाम में एरर हो, पिता के नाम में एरर हो, डेट ऑफ बर्थ में एरर हो, ये सारी एरर है वो आपकी चल जाएगी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए एफिडेविट है वो आपका काम कर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं मूल निवास प्रमाण पत्र हमारा पुराना है। देखिए भाई, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे आपके पास में 2001 से पहले का हो, चाहे कभी का हो, 10 साल पुराना हो, 15 साल, 20 साल, कितना ही पुराना हो, ये आपकी नेशनलिटी बताता है कि आप इंडियन हो, इंडियन के साथ आप राजस्थान के हो, तो राजस्थान के होने चाहिए, ठीक है, या भारत के होने चाहिए। तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र का कोई डेट का इश्यू नहीं है, आवेदन से पहले का कभी का भी हो सकता है, ठीक है।
बस शर्त यह है कि आवेदन तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर एक रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका SC/ST या फिर OBC का जो सर्टिफिकेट है, इसमें क्या है, ये भी आवेदन के बाद का नहीं होना चाहिए, नया वाला नहीं होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। तो इनके लिए तो SC/ST के लिए तो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है, कोई इश्यू नहीं है, जब का भी है आपका चल जाएगा। लेकिन OBC के लिए OBC है या फिर EWS है, इनके लिए क्या है कि एक क्राइटेरिया कि भाई इतने साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो आपको उस चीज को फुलफिल करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आपके पास में 1 साल या 2 साल पुराना नहीं है तो आपके पास 3-4 साल जितना भी पुराना है, एक तो वो रखिएगा और एक आप नया वाला है, न्यू वाला रखिएगा। साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट है, आय सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, वो भी आपको लगाना है। तो इससे क्या होगा कि भाई जब आपके पास में 2014 या 2015 का इनकम सर्टिफिकेट था या फिर OBC में थे और वर्तमान में 2022 में भी आप OBC के अंदर हो, तो इसका मतलब इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आप किस में थे, OBC में थे। इसका भी आप एफिडेविट है वो बनवा के ले जा सकते हो। ये भी आपका काम करेगा कि भाई इस ड्यूरेशन के बीच में मैं जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवा पाया, ये भी आपका काम कर जाएगा। अब देखिएगा एक बड़ा इश्यू ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, शैक्षणिक योग्यता वालों का क्या होगा। देखिएगा जो लोग हैं किसी भी स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं, योग्यता को फुलफिल नहीं करते हैं, उनका क्या होगा। देखिएगा जैसे कि आपसे मांगा है कि आप कंप्यूटर टीचर के लिए क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। बीटेक के लिए कुछ उन्होंने फिक्स क्राइटेरिया दे दिया है कि भाई इसी से हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल से हो सकते हो, कंप्यूटर साइंस, जो भी उन्होंने क्राइटेरिया रखा है तो उससे होना चाहिए। अब आप भाई साहब बीटेक की जगह सपोज आप सिविल इंजीनियर हो, तो आपको कैसे वो अलाउ करेंगे, नहीं अलाउ करेंगे। डेफिनेटली आप उस योग्यता है, उस क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। सिविल इंजीनियर नहीं है तो ध्यान रखना भाई, अगर उन्होंने नहीं बोला तो ठीक है, तो आउट हो जाओगे। सिमिलरली अगर आपने कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर अफेयर होने के बाद में रिजल्ट आने तक आप उस ग्रेजुएशन या फिर उस क्वालिफिकेशन या अर्हता को प्राप्त नहीं करते हो, योग्यता को प्राप्त नहीं करते हो, तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। बस इसका एक सॉल्यूशन है कि आप एफिडेविट बनवा के भी काम चला सकते हो, या सरकार है, उस सरकार भी निर्णय ले सकती है, या फिर हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का रास्ता भी यहाँ पे खुला रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बोर्ड है, बोर्ड का निर्णय तो डेफिनेटली यही रहने वाला है कि आपने ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो अयोग्य हो, क्योंकि उनका जो वो तो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। रूल यही कहता है कि आपने इस समय तक ये योग्यता प्राप्त नहीं की है तो आप बाहर हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका सिस्टम है, वो सिस्टम रहने वाला है। चलिए होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हाँ, एक बड़ा इश्यू रहता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोविजनल में रखा है या फिर अपना जो डीवी है वो डीवी की प्रोसेस कंप्लीट हो गई क्या। तो प्रोविजनल का देखिए बेटा, ऐसे पता चलेगा आपको कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब जो कंसर्न अथॉरिटी के जो अधिकारी होंगे वो आपको एक छोटा सा हाथ में कागज थमा देंगे। उस कागज में आपको कहेंगे यहाँ पर बेटा साइन कर दे, और इसके साथ साथ एक साइन करके वो खुद डॉक्यूमेंट रख लेंगे। अगर इस प्रकार का आपका 2 डॉक्यूमेंट देता है, एक तो आपको दे रहा है, आप एक को खुद रख रहे हैं, और उसमें कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है और ये आपको फुलफिल करना है, तो आप समझ लीजिएगा आपका जो दस्तावेज है, सत्यापन जो हुआ है, प्रोविजनल है, 100% स्थायी रूप से उन्होंने नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर प्रोविजनल रखने का पता चल गया, तो इसका आपका सॉल्यूशन यही है, विद इन 3 डेज या 4 डेज जो भी आपको टाइम दिया जाता है, जिस विभाग को आपको बोला जाता है कि भाई बोर्ड में जाके आपको इसका उपस्थित होना, या फिर वापस विभाग में आके ही आप इस कागज की पूर्ति कर सकते हो, तो आप उसको फुलफिल कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार से आप वेट मत कीजिएगा भाई, वेट किया तो हो सकता है कुछ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपका मस्त बिंदास वेरिफिकेशन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको एडवांस बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपको मेरे बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। इसके अलावा आप कमेंट करके भी, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। चलिए मित्रों, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।